नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार दांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का कलाम प्री सेकंड ग्रेड देख रहे थे, जो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है कलाम एकेडमी की। ठीक है, 60 क्वेश्चन अपन देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन का सेनापति बहादुद्दीन ऐबक किस राजपूत शासक से संघर्ष करते हुए मारा गया था। ये एक नया क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सुल्तान जो नासिरुद्दीन है उसका सेनापति बहादुद्दीन ऐबक किस राजपूत शासक से संघर्ष करते हुए मारा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाघ बट चौहान। ये रणथंभौर से संबंधित है। किससे संबंधित है? रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित है। और इनके पुत्र कौन हुए? इनके पुत्र हुए जैत्र सिंह। कौन हुए? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का पुत्र कौन हुआ? हमीर देव। कौन हुए? हमीर देव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ध्यान में रख लेना, बाघबट जो चौहान है इन पर एक और आक्रमण हुए थे। बलबन का भी आक्रमण का सामना किया था इन्होंने। बलबन के आक्रमण का भी सामना किया था। तो दो सुल्तानों से जो है इन्होंने जंग लड़ी थी, नासिरुद्दीन से और बलबन से। इसलिए जो है बाघबट को जो है इन दोनों शासकों का एक जो है बुरा सपना कहा जाता है। ठीक है, बाकी अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप के समय मुगलों से संघर्ष का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अपन बात करें शेरपुर चौकी का युद्ध। किसकी बात करें? शेरपुर चौकी का युद्ध। और शेरपुर चौकी का जो युद्ध हुआ आपका ये 1580 में हुआ। ठीक है, और इसी में जो है महाराणा प्रताप की सेना ने छापामार पद्धति या अपन कहते हैं गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी। फिर बात करें दिवेर के युद्ध की, तो दिवेर का युद्ध आपका 1582 में हुआ। और दिवेर के युद्ध में जो है दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां को, किसको? सुल्तान खां जो आपका अकबर का जो एक सेनापति मान सकते हो, उसको मारा था। किसने? कुंवर अमर सिंह ने। किसने? कुंवर अमर सिंह राठौर, जो है राठौर ने अमर सिंह सिसोदिया यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र। ठीक है, फिर जो है इसको जो है कर्नल जेम्स टोड ने जो है दिवेर के युद्ध को क्या कहा? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कुंभलगढ़ का युद्ध। और कुंभलगढ़ का युद्ध जो है वो 1578 में हुआ। कब हुआ? 1578 में हुआ। और कुंभलगढ़ का युद्ध जो है ये मुगल सेनापति कौन था इसमें? शाहबाज खां था। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। कौन था? शाहबाज खां था। अब कालक्रम के अनुसार आप देख सकते हो, सबसे पहले कौन सा हुआ? कुंभलगढ़। फिर कुंभलगढ़ के बाद में हुआ आपका शेरपुर और फिर हुआ दिवेर। तो 312 ऑप्शन नंबर जो है 2 उत्तर है। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला, मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। बिल्कुल सही बात है, मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी? 26 शाखाएं बताई है। फिर प्रतिहार अग्निवंशीय थे। बिल्कुल, प्रतिहार अग्निवंशीय ही थे। फिर नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो ये आपका क्या है? गलत है। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम की अगर राजधानी की बात करें अपन तो इन्होंने सबसे पहले मंडोर बनाई। ठीक है, मंडोर के बाद में जो है मेड़ता, मंडोर के बाद में मेड़ता, मेड़ता के बाद में भीनमाल, भीनमाल के बाद में जालोर। ये सारी राजधानियां हैं। उस समय जालोर को जवालीपुर कहते थे। और जालोर के अलावा जो इन्होंने एक और बनाई थी वो उज्जैन। कौन सी? उज्जैन। और उज्जैन को क्या कहते थे? अवंती। क्या कहते थे? अवंती कहते थे। तो नागभट्ट प्रथम की राजधानियां मंडोर, मेड़ता, भीनमाल, जालोर और उज्जैन थी। जबकि कन्नौज जो राजधानी बनाई वो नागभट्ट द्वितीय ने बनाई। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा केवल सी असत्य है। केवल सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में कीजिए। सबसे पहले पारसोली समझौते की अगर अपन बात करें तो जो पारसोली समझौता है ये कब हुआ? तो पारसोली समझौता जो है, एक मिनट, फरवरी 1922 को हुआ था। फरवरी 1922 को। और मेवाड़ में होने वाला प्रथम समझौता यह, मेवाड़ में होने वाला प्रथम समझौता, मेवाड़ में होने वाला प्रथम समझौता। ठीक है, फिर बात करें अपन चांदखेड़ी घटना की। और जो चांदखेड़ी घटना है ये कब हुई? ये आपकी 1 मई 1921 को हुई। ठीक है, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा ये जो है किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। तब जो है थोड़ा सा जो है क्या हुई थी? हाथापाई और गोलियां वगैरह चली थी। ठीक है, और ये चांदखेड़ी कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़
गढ़ में। ठीक है, फिर गोविंदपुरा हत्याकांड की अगर अपन बात करें तो गोविंदपुरा जो हत्याकांड है ये हुआ 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को। और इसमें जो आपके कौन थे गोली चलाने वाले, ट्रेंच, ठीक है, प्लस में अमृतलाल पाठक, पाठक नहीं, अमृतलाल, इन्होंने गोलियां चलाई और रूपाजी व करपाजी इसमें मारे गए। रूपाजी व करपाजी शहीद हो गए थे गोविंदपुरा हत्याकांड में। ठीक है, इसके अलावा चंडावत की घटना, तो चंडावत की जो घटना हुई आपकी ये हुई कब, 28 मार्च 1942 को, 28 मार्च 1942 को। और ये हुई आपकी पाली जिले में। कौन से जिले में, पाली जिले में। और इससे संबंधित आपके मांगीलाल, और महिला के अंदर एक नाम याद रख लेना, सुशीला देवी गोयल, सुशीला देवी गोयल। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके मारवाड़ जो लोक परिषद है उसके सदस्य थे। तो अब इसको जो है आप क्रम से लगा सकते हो। सबसे पहले कौन सी हुई है, तो चांदखेड़ी हुई है 1921 में, तो सबसे पहले बी, फिर आपकी पारसोली हुई है, फिर आपका गोविंदपुरा, फिर चंडावल। तो BACD ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा आपका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय घुइल वंशीय रियासतों की संख्या कितनी थी। घुइल वंशीय रियासत कितनी थी ये पूछा, तो कुल आपको पता है 19 रियासत थी। अब घुइल वंश की 5 रियासत थी, कितनी, 5। कौन कौन सी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, और एक आपका उदयपुर या मेवाड़ अपन कह सकते हैं, उदयपुर तो था ही जिसको मेवाड़ कहते थे उस समय। ठीक है, मेवाड़ मानो या उदयपुर एक ही बात है। फिर है शाहपुरा और डूंगरपुर, ये 5 थी किसकी, घुइल वंश की। फिर बात करें राठौड़ वंश की, तो राठौड़ वंश की 3 रियासतें थी, राठौड़ वंश की 3 रियासत। और 3 में कौन कौन सी थी, तो सबसे बड़ी जोधपुर और बीकानेर, 2 जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। ठीक है, फिर बात करें अपन चौहान की भी 3 ही थी। ठीक है, चौहान वंश की भी कितनी थी, 3 थी। चौहान वंश में 3 में एक तो सिरोही, ठीक है, कोटा और बूंदी, ये 3 थी। ठीक है, अब जो आपको एक झाला की थी, झाला राजपूतों की, झाला राजपूत, और झाला राजपूत की झालावाड़ थी। कौन सी थी, झालावाड़। और मुस्लिम रियासत एक थी, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक है, इसके अलावा जाट रियासत 2 थी। कौन कौन सी, भरतपुर और धौलपुर क्या थी, जाट रियासत थी। यादव रियासत एक थी, करौली। कौन सी थी, करौली। और बाटी एक थी, कौन सी, जैसलमेर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करें अपन जो है कछवाहा जो है रियासत की, तो ये 2 थी, जयपुर और अलवर। तो ये आप जो है सारी याद रखना है कि किस वंश से कितनी संबंधित थी। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 66। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल से था। इसकी स्थापना 1945 में हुई। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की, त्रिलोक चंद माथुर ने की। ठीक है, बात करें धौलपुर प्रजामंडल की, धौलपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। ठीक है, बच गया कौन, डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या ने की। किसने की, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67। असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर में खादी भंडार की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर में खादी भंडार की स्थापना किसने की, तो ये की आपकी मुक्ता प्रसाद ने। किसने की, मुक्ता प्रसाद ने। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 68 पर। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने अधनेश के युद्ध में किस राज्य की सेना को परास्त किया। यह भी एक इंपॉर्टेंट और अलग क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान अधनेश के युद्ध में किस राज्य की सेना को जो है क्रांतिकारियों ने परास्त किया। तो उत्तर हो जाएगा इसका अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धौलपुर के महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं बताओ। तो धौलपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जो रचना है इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है ये धौलपुर को हटा के सबसे पहले तो मारवाड़ कर लो, जोधपुर की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सार और आनंद विलास, सारी जो है मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं। इसके अलावा और रचनाएं जो है गीता
महात्म्य, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी चंद्र प्रबोध और चंद्र प्रबोध जो आपका ये क्या है, नाटक है, ये क्या है आपका नाटक है, ठीक है। एक आपकी जो है सिद्धांत सार भी है, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध के अलावा सिद्धांत सार भी है। तो ये मारवाड़ के शासन, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अब जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। फिर किसका मत था कि, ये देखो याद कर लेना, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना, भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है और ये दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये कथन किसके हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ली व्योर्फ। क्या हो जाएगा? ली व्योर्फ। अब अगला क्वेश्चन है त्रितंत्रीय सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है आपका जो है चापीय सिद्धांत, ठीक है। त्रितंत्रीय सिद्धांत जिसका दूसरा नाम क्या आपका त्रिचापीय सिद्धांत है, त्रिचापीय सिद्धांत, जो आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने? स्टर्नबर्ग ने। इसमें कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो ये जो है आपका जो है मैं बहुत बार जो है करवा चुका है। इसमें 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार की बुद्धि में सबसे पहले घटकीय बुद्धि होती है। कौन सी? घटकीय बुद्धि। और घटकीय बुद्धि को ही क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो आपकी होती है इसमें वो होती है अनुभाविक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि। और अनुभाविक जो बुद्धि है इसी को क्या कहते हैं? सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। तीसरी जो बुद्धि होती है वो होती है आपकी सांदर्भिक बुद्धि। कौन सी? सांदर्भिक बुद्धि। और सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। तो ये इससे सुमेलित हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि नहीं पूछा था अपने को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार ये किस स्तर की नैतिकता है कि जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत, स्वस्वीकृत यहां हम कह सकते हैं कोई भी चीज का आलोचनात्मक या जो है विश्लेषणात्मक ढंग से क्या हो सोचे कोई भी चीज के बारे में जो है, तब क्या हो जाएगा? उत्तर रूढ़िगत, ठीक है। कानून को सर्वोपरि माने तो हो जाएगा रूढ़िगत। ये चीजें मैं पहले बता चुका, तो बार बार सेम चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जो अपनी साइकोलॉजी की पिछली क्लास हुई थी फाइनल टेस्ट 2 वाली, उसमें ये पूरा अपन देख चुके हैं। तो जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत जिसमें आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक तरीके से कोई सोचे, ठीक है, तो वो आपका उत्तर रूढ़िगत होगा। और रूढ़िगत में कानून को सर्वोपरि माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ कि दास तथा नागलिरी द्वारा विकसित संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली में किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया है? तो दास और नागलिरी ने जो है पास मॉडल दिया था। कौन सा? पास मॉडल। और इसके अंतर्गत जो है 5 से 18 वर्ष के आयु के बालकों को सम्मिलित जो है या सम्मिलित किया जाता है 5 से 18 वर्ष तक की आयु के। फिर निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता को भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता? तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा आपका, ठीक है। सारे के सारे ही स्वीकार किए जाते हैं। ये 4 जो है ना आपको ध्यान में रखना है, भारतीय परंपरा के अनुसार जो है स्वीकार किया जाता है, तो इन 4 को ही किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 4 को ही क्या किया जाता है? संज्ञानात्मक क्षमता को, सामाजिक क्षमता को, सामयिक क्षमता को और एक उद्यमिक क्षमता, ठीक है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, सामयिक 3 तो सही हो गए। और फिर है उद्यमिक क्षमता। ये सारी की सारी भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। राहुल को बहुत गुस्सा आता था और वह अक्सर लोगों से लड़ाई करता रहता था। राहुल को बहुत गुस्सा आता था और अक्सर लोगों से लड़ाई करता रहता था। बाद में उसने बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन गया। ये कौन सी समायोजन युक्ति है? मतलब जो चीज नेगेटिव थी ना उसको उसने पॉजिटिव में डाल लिया। और ये आता है किसके अंतर्गत? तो ये आता है आपका उदात्तीकरण के अंतर्गत। प्रेक्षण में किसी पर दोष रोपण करना, दमन में जो है आपकी जो इच्छाएं होती है उनको जो है आप अचेतन में धकेल देते हो, वो है इसमें। तो यहां पर जो उदात्तीकरण जो है इंग्लिश में अगर अपन बात करें सबलाइमेशन जो है आपका, सबलाइमेशन जो है उसके अंतर्गत जो है क्या आता है कि कोई भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में चला देना, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार सेल्डन ने दिया? तो सेल्डन ने जो आपके प्रकार दिए वो कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये भी मैं पिछली क्लास में क्लियर कर चुका। फिर आपके जो ऊपर वाले हैं पिकनिक वाले, जो एथलेटिक प्रकार वाले, डाइप्लास्टिक वाले, या जो हिंदी में स्थूलकाय, कर्षकाय, पुष्टकाय, विशालकाय कहते हैं, ये आपके क्रेसमर के वर्गीकरण है। किसके? क्रेसमर के। सात्विक, तामसिक और रासिक ये त्रिगुण पर आधारित है। किस पर? त्रिगुण आधारित, भारतीय परंपरा के आधार पर, भारतीय परंपरा, ठीक है। फिर बात करें अपन आशावादी, श्लेष्मिक, विवादी और कोपशील, ये आपके हिपोक्रेटस के हैं। किसके? हिपोक्रेटस के। तो ये आपको ध्यान रखना है, पिछली क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77वां क्वेश्चन आपका
निम्न में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो उत्क्रमणीयता का अभाव बिल्कुल है, केंद्रीकरण बिल्कुल है, पंक्तिबद्धता का अभाव होता है पूर्व संक्रियात्मक में। पंक्तिबद्धता आपकी मूर्त संक्रियात्मक में आती है। किस में आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो ये उत्तर हो जाएगा। बाकी जीववाद जो है आपका वो भी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही भाग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं कि कुछ खास नहीं है, सब चीजें अपन पहले देख चुके हैं, सारा का सारा सिस्टम अपन पहले देख चुके हैं क्लासेज में, ठीक है। और जो स्टूडेंट ने वो पीछे की सारी क्लासेज आप देख लो, और अभी जो कुछ चीजें जो मैं आपको जो है फर्स्ट ग्रेड के पेपर के बेस पर करवाने वाला हूं, वो अपन जो है आप अपनी जो कल ये क्लास पूरी हो जाएगी 81 से 100 तक, उसके बाद में मैं आपको वो करवाऊंगा, जिसमें अपन जो है अच्छे तरीके से जो है एक तो 16वीं विधानसभा को देखेंगे, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पहली विधानसभा को देखेंगे, एक नीति आयोग की नीति आयोग की जो है 2025 की रिपोर्ट है वो देखेंगे, और कुछ जो है अपन एक जो नवीन कौशल है अपने 21वीं सदी के नवीन कौशल साइकोलॉजी में जो टॉपिक जुड़ा है वो ही बात करेंगे अपन, ठीक है। फिर कर्तव्य परायणता सद्गुण एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की किस अवस्था में होता है? तो कर्तव्य परायणता जो आपका किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपकी पहचान बनाम संभ्रांति में, ये 5वीं अवस्था होती है आपकी, ठीक है। फिर बात करें अपन विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें होता है आशा गुण होता है। पहल बनाम दोष में जो आपका गुण होता है वो उद्देश्य होता है, और परिश्रम बनाम हीनता में सामर्थ्य होता है। क्या होता है? सामर्थ्य। तो ये आपके जो है सामने सुमेलित है कौन से जो है किस प्रकार के गुण होते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी होता है बिल्कुल, सीखने संबंधी अनुभव होते हैं बिल्कुल, और सीखने की प्रक्रिया होती है तो बिल्कुल, तो ये तो सही है। सीखने की प्रक्रिया होती है बिल्कुल, सीखने संबंधी परिस्थितियां होती है बिल्कुल, और अध्यापक होता है बिल्कुल होता है। शिक्षार्थी होता है बिल्कुल, अध्यापक होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है बिल्कुल, ऊपर सभी देख चुके हैं। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ सीखने संबंधी जो अनुभव है आपके ये तो होते हैं, लेकिन आपके शिक्षण दर्शन नहीं होता है, और शैक्षिक प्रबंधन जो है ये होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? असंगत। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80। अभिप्रेरकों के अर्थ एवं प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले अभिप्रेरकों का संबंध व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा तथा शारीरिक स्थिति दोनों से होता है बिल्कुल। अभिप्रेरक जो आपको प्रेरित करें वो आंतरिक मनोदशा और शारीरिक स्थिति दोनों से संबंधित होते हैं बिल्कुल। अभिप्रेरकों का जन्म मूलभूत आवश्यकताओं की अनुभूति से होता है, मतलब आपको कोई चीज की आवश्यकता होती है तभी आप अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरक केवल जन्मजात होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण तथा अनुभव से के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता, तो यही गलत है। केवल शब्द तो क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। फिर अभिप्रेरक से तात्पर्य उस विशेष आंतरिक कार्य या दशा से जो व्यवहार को उत्पन्न करने तथा उसे बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है, तो यह भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि केवल शब्द कभी भी साइकोलॉजी में यूज नहीं होता है। तो ये आपका जो है 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 81 से 100 अगली क्लास में देखेंगे, फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।